गाड़ी साइड पर रोको। हारून ने अचानक ड्राइवर को हुक्म दिया। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोक दी। हारून ने आंखें बंद की। बेटा, अब तो जान गया होगा कि तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें कंपनी क्यों नहीं देना चाहते थे। तुम इतने बेवकूफ़ हो कि लोगों को पहचान ही नहीं सकते। मैं इतनी बड़ी खानदानी कंपनी तुम्हें कैसे दे देता। अगर तुमसे गलती हो जाती तो शाह फैमिली की नस्लों की मेहनत बनाई गई कंपनी मीरा के हाथों में चली जाती। ज़ारून के होंठ हिले मगर वो कुछ ना बोला। हारून ने हाथ उठाकर कहा, बेटे, तुमने मुझसे झूठ बोला था जब कहा कि तलाक के बदले मीरा को 80 मिलियन दिए। अगर मैंने कंपनी तुम्हें दे दी होती तो शायद तुम मीरा को 100 मिलियन नहीं बल्कि 1 अरब दे देते। ज़ारून शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। पहले वो शाह कॉरपोरेशन की विरासत लेने के लिए बहुत बेताब था, लेकिन इस लम्हे उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो खुद को इतना बेवकूफ़ समझ रहा था कि खुद को मार डालने को दिल चाह रहा था। कुछ देर बाद बोला, डैड, वो पैसे ज़रूर वापस लाऊंगा। हारून ने तंजिया हंसी में कहा, ओहो, क्या तुम्हें लगता है कि वो पैसा वापस लेना इतना आसान है? ज़रूर, जब मैं आज पुलिस स्टेशन में था मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूं। तुम मीरा से मिलने के बाद बिल्कुल बदल गए हो। तुम तो मुझसे भी लड़ पड़े हो। जब तुमने फरिया से तलाक ली तुमने एक पैसा भी नहीं दिया, हालांकि उसने तुम्हारी बेटी को जन्म दिया था। तुम बहुत जालिम हो और अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। जाकर उस मामले को संभालो। अगर संभाल सकते हो तो ठीक, वरना ऑस्ट्रेलिया छोड़ दो। ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हारे लिए मामलात को सुलझा रहा हूँ, और वो भी तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए। ज़ारून का जिस्म कांप उठा। उसकी सुर्ख आंखों से आंसू बहने लगे और गला रंग गया। डैड, मैं गलती पर था। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ना चाहता। अगर नहीं छोड़ना चाहते तो फिर क्यों रहना चाहते हो? आज तो मैं मीडिया को काबू में रख सकता हूँ, मगर लोगों की ज़ुबान कैसे बंद करूँ? जल्द ही पूरा कैपिटल और तुम्हारा दादा, चचा, फूफो सबको पता चल जाएगा कि तुमने कितनी बेवकूफ़ी की है। यहाँ रहकर खुद को शर्मिंदा क्यों करना चाहते हो? हारून ने गहरी सांस ली। उधर जाओ। ज़ारून ने अपने माँ बाप के चेहरे पर सर्द मोहरी देखी। उनसे कुछ कहना नहीं चाहता था, उसका दिल कट रहा था। वो आखिरकार वो सर झुकाकर गाड़ी से उतर गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ गाड़ी रवाना हो गई। गाड़ी में वनीज़ा ने कहा, हारून, आज रिपोर्टर्स का यहाँ आना महज इत्तेफाक तो नहीं लगता। किसी ने पहले से इत्तला दी थी। यकीनन किसी ने पहले से इत्तला दी थी। शायद किसी को मीरा के धोखे के बारे में मालूम था। आज का मंजर भी किसी के प्लान किया था। कौन हो सकता है? बहुत से लोग हो सकते हैं। हो सकता है सियासी या कारोबारी हलकों में से कोई हो जो शाह फैमिली को निशाना बनाना चाहता हो, या मीरा का कोई दुश्मन हो। मीरा के दुश्मन तो बहुत हैं। शायद सबरीन, शान, फरिया या वो लोग जिन्होंने मीरा को पहले अगवा किया था। वनीज़ा ने आह भरी, फरिया तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। छोड़ो, असल बात तो ये है कि अगर कोई खुद को साफ रखे तो कोई उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हकीकत यही है कि मीरा ने धोखा दिया और ज़ारून उसके हाथों बेवकूफ़ बना। बस यही कहानी है। गाड़ी में एक बार फिर तवील खामोशी छा गई। वनीज़ा ने थकी हुई आवाज़ में कहा, बस रहने दो। इस वाक़े के बाद ज़ारून को बैरून मुल्क भेज देते हैं। मैं वाकई उसकी उलझनों में मज़ीद परेशान नहीं होना चाहती। जब हारून ज़ारून से नाराज़ था तब भी ज़ारून ने खुद उसे 50 मिलियन का धोखा दे दिया था। वाकई बहुत दिल तोड़ देने वाली बात थी। ज़ारून ने एक बुरी औरत की मदद की। वो अपने बाप को धोखा दे, और हारून को उस वक्त इतना नरम दिल नहीं होना चाहिए था, और ना ही मीरा के साथ जिसने उसके बेटे को धोखा दिया और बार बार उसका मुँह काला किया। उसी वक्त मीरा विला में चीज़ें तलाश कर रही थी। मास्टर बेडरूम के क्लॉक रूम में एक बड़ा सा डिब्बा लकड़ी के फर्श पर रखा था, और मीरा मुसलसल उसमें चीज़ें भर रही थी। जेवरात, घड़ियाँ, सब कुछ। ये सब कुछ शादी से पहले और बाद ज़ारून के पैसों से ख़रीदा गया था। उसके अलावा घर का रजिस्ट्रेशन बुक, शनाख्ती कार्ड्स भी वो निकाल चुकी थी। अफसोस की बात यह थी कि वो अब भी व्हील चेयर पर थी और उसके पाँव मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं थे। इसी दौरान मीरा बेकाबू होकर गुस्से से चीख पड़ी, अगर मेरी मदद भी नहीं कर रहे, अपना सामान खुद समेटो। हमें फ़ौरन निकलना है, वरना ज़ारून यहाँ आ जाएगा और मुसीबत खड़ी कर देगा। गार्ड के चेहरे पर झंझलाहट की एक झलक आई। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्रेशन बुक लेने तुम्हारे साथ आया हूँ, लेकिन तुमने तो इतना कुछ पैक कर लिया। ये क्या है? कुछ सोने और प्लाटीनियम की जेवरात ही तो हैं। बाहर जाकर मैं तुम्हें नए ले दूँगा। मीरा को शदीद गुस्सा आया कि सिर्फ सोने और प्लेटिनियम की जेवरात है। इनकी मालियत तकरीबन 10 मिलियन है। उसे वाकई गैरेट से हसरत होती थी जो पैदाइशी अमीर था। मीरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैंने अभी तुमसे शादी नहीं की, इसलिए मैं फ़िलहाल तुम्हारा कुछ इस्तेमाल नहीं करना चाहती। तुम्हें भी मालूम है कि मुझे अगर इलाज करवाना है और पैसे की कई जगहों पर ज़रूरत है। आज मैं तुम्हारी वजह से बदनाम हो गई हूँ। रिपोर्टर्स ने मेरी तस्वीरें ले ली हैं। मेरा दिल अब जीने को नहीं चाहता। अच्छा, आज मेरी गलती थी। फिक्र न करें, वो तस्वीरें शाह फैमिली दबा देगी। गैरेट फ़ौरन आगे बढ़ा और उसका सूटकेस खोल कर
दोबारा पैकिंग में मदद देने लगा। चलो निकलते हैं, मीरा ने ड्राइवर को हुक्म दिया। गाड़ी सीधी एयरपोर्ट ले चलो। इसे अब इस शहर में एक लम्हा भी नहीं रुकना था। हम फौरन रवाना हो गए हैं। गैरेट ने उसे तसल्ली दी। मीरा, तुम्हें इतने डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे ज़रूर को पता भी चल जाए कि मैं उससे डरता हूँ। मीरा और उसका कोई मुकाबला नहीं। उसके अलावा मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया के बिज़नेस में काफ़ी असर रखता है और बहुत से लोगों को जानता है। वो मुझे ज़रूर से बचा लेगा। ज़रूर मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मीरा ने दिल ही दिल में सोचा। वो गैरेट के बैकग्राउंड के बारे में कुछ ना कुछ जानती थी। गैरेट ने खुद एतमादी देखकर मीरा बिल्कुल परेशान नहीं हुई। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कोई शोर मचाओ और तुम्हारा ख़ानदान मुझसे नफरत करे। पहले एयरपोर्ट चलते हैं। वो दोनों जल्दी से नीचे उतर गए। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकले, आया फ़ौरन आगे बढ़कर मीरा और गैरेट के सामने खड़ी हो गई। अभी अभी यंग मास्टर शाह का फ़ोन आया था। यंग मास्टर शाह ने कहा है कि अविला से कोई चीज़ लेकर नहीं जा सकती। मुज़क्का खेस, हम तलाक ले चुके हैं, ये पूरी विला मेरी है, उसे मुझे रोकने का क्या हक है? मीरा ने बराबर खड़ी हॉन्स आंटी की तरफ आंख मारी। हॉन्स आंटी काम गई और नज़रें नीचे झुका ली, जैसे कुछ देखा ही ना हो। मीरा शदीद गुस्से से बोली, गैरेट, इसे नज़रअंदाज करो, चलो चलते हैं। गैरेट ने उसकी व्हीलचेयर धकेलनी शुरू की, लेकिन आया फ़ौरन दोबारा सामने आकर खड़ी हुई। हटो रास्ते से। गैरेट और आया के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। मीरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने झंझोड़ कर कहा, आया, तुम सिर्फ एक वक्ती मुलाजिम हो। अगर तुम अभी रास्ते से हट जाओ तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी, जो तुम्हारे कई सालों की तनख्वाह के बराबर है। इतने में ज़रूर तेज़ी से वहाँ पहुँच गया। जैसे ही उसने अल्फाज सुने, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जब उसकी नज़र गैरेट पर पड़ी, वो बेकाबू होकर मीरा के करीब पहुँचा और ज़ोरदार तमाचा रसीद किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने आशना को भी साथ ला दिया। तुमने मुझे मारा। मीरा को खुद समझ नहीं आया कि ज़रूर ने उसे कितने थप्पड़ मारे। उसका गाल जलने लगा, दिमाग सुन्न हो गया और वो काबू खोकर रोने लगी। ज़रूर, तुम्हें मुझे बुरा भला कहने का क्या हक है? हम तो कब के तलाक याफ्ता हैं। बिल्कुल सही। गैरेट फ़ौरन आगे बढ़कर मीरा के सामने आ गया और उसे सहारा दिया। अब कोई शोहर बीवी नहीं रहे, तलाक हो चुकी है। मैं आश्ता नहीं हूँ। मैं और मीरा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं यंग मास्टर शाह। मैंने आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो तलाक के बाद भी अपनी साबका बीवी पर कब्जा रखना चाहे। तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। बस, बहुत हो गया। ज़रून ने झुंझुला कर कहा, मेरी और मीरा की तलाक का सर्टिफिकेट आज सुबह का है और तुम दोनों तभी से हम बिस्तर हो चुके हो। मुझे बेवकूफ़ ना समझो। मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है कि तुम दोनों पिछले 2 महीने से होटल में बार बार मिल रहे हो। तुम दोनों को एक घिनौना अंदाज मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम हो चुका है। ज़रून का गुस्सा बढ़ता गया। मेरा शादी के लिए तुमने इसरार किया, प्यार का नाटक किया। तुमने मेरी हमदर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अब तलाक के वक्त ऐसी घटिया बातें की कि तुम मुझे कभी नहीं भूल सकोगी। हिसाब करो, तुमने मुझसे शादी के बाद कितने पैसे भरे। तुमने ऐसे कभी नहीं भूल सकोगी। गैरेट का चेहरा फ़ौरन बदल गया और उसने मीरा से पूछा, मीरा, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। मीरा फ़ौरन गैरेट की टांगों से लिपट कर जल्दी से वसाहत दी। गैरेट, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ज़रूर झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ अपनी दौलत वापस लेना चाहता है। क्या तुम नहीं समझते कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखते हो? मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम ज़रूर से कैसे मोहब्बत कर सकती हो? गैरेट मुतमईन हुआ और मीरा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ज़रूर हैरान रह गया। ऐसे यकीन नहीं आया कि मीरा इतनी गिरी हुई हरकत करेगी सिर्फ गैरेट को खुश करने के लिए। मीरा, मुझे तुम्हारा असल चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा है। ज़रूर ने सर हिलाया और उसके गुस्से की आग भड़क उठी। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुमने शुरू से आखिर तक सिर्फ धोखा दिया। तुम्हें मेरे पैसों और हैसियत के पीछे वापस आई थी और अब जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो तुम मुझे घटिया समझने लगी हो। ज़रूर, इल्ज़ाम मत लगाओ। तुमने खुद तलाक ली। तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी। शादी के बाद तुमने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी लंगड़ी टांग से नफरत करते थे। मेरे भी कुछ जज्बात और ज़रूरियात हैं, ठीक है? मीरा रोते हुए बोली। ज़रूर, तुम्हारे दिल में हमेशा फरियाद थी। तुम तो काफ़ी वक्त से तलाक चाहते थे। मैंने तलाक की दरख्वास्त दी और तुमने फ़ौरन मान ली। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं थी। तुम बहुत खुदगर्ज़ हो कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करती रहूँ। ज़रूर को यकीन नहीं आ रहा था कि अगर कोई और उसे ऐसी बातें कहे तो शायद बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मीरा नहीं। मीरा की वजह से उसकी अच्छी खासी शादी बर्बाद हो गई। उसके बच्चे उसके साथ नहीं रह सकते। यहाँ तक कि शाह ख़ानदान के वारिस बाप और बुज़ुर्गों की मोहब्बत और अपनी साख सब कुछ खो चुका था और आखिर में मीरा ने उसे खुदगर्ज़ कह दिया। ज़रूर ने रोती हुई मीरा को देखा, जो अब वैसी ही लग रही थी जैसे पहले।
लेकिन अब उसका चेहरा देखकर कोई पछतावा या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजनबी औरत को देख रहा हो। तब उसे एहसास हुआ कि किसी के आंसू कितने झूठे और मसनूई हो सकते हैं। पहले तो वो उसके लिए हमदर्दी महसूस करता था, लेकिन अब सिर्फ नफरत रह गई थी। ज़रूर ने गुस्से से मीरा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने तुम्हारे प्लास्टिक सर्जरी पर, तुम्हारे इलाज पर, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने पर इतना पैसा लुटाया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ खो दिया, और आखिर तुमने मुझे ही इल्ज़ाम दे दिया कि मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया। नहीं, मेरा खटिया तुम हो। अगर तुम में ज़रा सी भी शर्म बाकी है तो वो सब कुछ वापस करो जो मैंने तुम्हें दिया था। वो सारी रकम, तलाक के वक्त दी गई रकम, शादी के अखराजात, तोहफे, हर एक चीज़ वापस करो। मीरा का चेहरा अचानक बदल गया। ज़रूर मेरे सलात ऐसा सलूक मत करो, मुझे बीमारी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। ज़रूर ने तंजिया हंसते हुए कहा कि तुमने किसी और अमीर आदमी को नहीं ढूंढ लिया, कि तुम नहीं कहती थी कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, फिर उससे मांगो। मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं था ना। मेरा तुमने अगर मुझे धोखा दिया है तो इसका नतीजा भी भुगतो। मैं पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन शाह खानदान को इज्जत की कोई मामूली चीज़ नहीं कि तुम उसे रौंद डालो। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। चाहे गैरेट तुम्हारी जितनी भी मदद करे, मेरा ख़ानदान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर तुमने ये पैसा नहीं लौटाया तो फिर तुम्हें शहर से ज़िंदा बाहर नहीं जा सकोगे। ये सुनकर मीरा को घबराहट होने लगी। उसका असल मंसूबा ये था कि तलाक के बाद गैरेट के साथ मुल्क एक्स वापस चली जाए और ज़ारून से मुकम्मल नाता तोड़े बगैर निकल जाए, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि ज़ारून को इस तरह सच्चाई का इल्म हो जाएगा। अगरचे रिपोर्टर्स ने खबर नशर नहीं की, मगर ज़ारून पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया था और ये बात शाह ख़ानदान को ज़रूर पता चल गई होगी। चाहे इस वक्त शाह ख़ानदान ज़ारून से कितना भी ताल्लुक़ हो, लेकिन ये बात ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल बन गई थी। ऐसा होना लाजिम था कि हारून और वनीज़ा को शदीद गुस्सा आया हो। उस वक्त मीरा शाह ख़ानदान के किसी फ़र्द को भी नाराज़ करने के मुतहम्मल नहीं हो सकती थी, लेकिन वो वाकई वो पैसा वापस नहीं करना चाहती थी। एक तो उसे पैसा छोड़ना मुश्किल लग रहा था, और दूसरा ये कि वो पैसा पहले ही इस्तेमाल हो चुके थे। अब उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। जल्दी में उसने फ़ौरन गैरेट का जिक्र छेड़ दिया। गैरेट ने तो खुद कहा था कि ये सब छोटी रकम है और वो तो मीरा से बेहद मोहब्बत करता है, तो फिर इसकी मदद क्यों नहीं करेगा। मगर गैरेट ने मीरा की बात को नज़रअंदाज करते हुए सर्द लहजे में कहा, ज़ारून, तुम मर्द होकर भी इतने बेशरम हो कि एक औरत पर खर्च किए गए पैसे वापस मांग रहे हो। तुम्हारा शाह ख़ानदान तो अरबपति है, फिर इतने पैसों का क्या? अगर अदालत गए तो तुम खुद सब की करोगे। ज़ारून की आंखों में सर्द और खाली निगाहें भर आईं। वो मीरा को इस तरह घूर रहा था जैसे इसके वजूद को चीर कर रख देना चाहता हो। मीरा ने रोते हुए कहा, मैं देना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो कि वो मैंने सारा पैसा बीमारी के इलाज पर लगा दिया है। अब फ़िलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ज़ारून, मुझे 2 दिन दो, मैं सोच समझ कर जवाब दूंगी। ज़ारून ने सर हिलाया। ठीक है, तो मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ, लेकिन 2 दिनों में तुम कभी कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। फिर उसने गैरेट को ठंडी नज़रों से घूरा और कहा, और अब तुम्हें ये जगह फ़ौरन छोड़नी होगी। नहीं। मीरा ने बेख्तियार गैरेट की आस्तीन पकड़ ली। वो पूरी तरह खौफज़दा थी। उसे डर था कि ज़ारून उस पर दोबारा हाथ उठाएगा, जैसे पहले थप्पड़ मारा था। सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम चाहते हो कि मेरी औरत को नज़रबंद किया जाए? गैरेट ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा। ज़ारून कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर तालियां बजाई और जल्द ही लंबे चौड़े बॉडीगार्ड बाहर से अंदर आ गए। गैरेट और मीरा के चेहरे देखकर ज़ारून ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, लेकिन अमीरज़ादे और बाहर से आई हुई औरत को काबू में करना मेरे लिए कोई मसला नहीं। मुझे जवाब दो, वरना मीरा यहाँ रहेगी। मीरा काम गई और उसने घबराहट में गैरेट को ज़ोर से पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, गैरेट, और थोड़ी बात करो। गैरेट ने भवें झुकाई और उसके साथ चल पड़ा। मीरा ने जल्दी से सरगोशी की। गैरेट, मैं आज यहाँ नहीं रुक सकती। तुम उसकी नफ़रत नहीं देखी। अगर मैं रुकी तो वो मुझे मार डालेगा। गैरेट ने परेशानी से पूछा, फिर मैं क्या करूँ? मीरा ने दिल ही दिल में से बेवकूफ़ कहा, मगर नरम लहजे में बोली, गैरेट, तुम पहले जो रकम उसने मुझे दी थी वो वापस कर दो। मैंने काफ़ी पैसा खर्च कर लिया है और इस वक्त मेरे पास इतना नहीं है। गैरेट, कितना चाहिए? मीरा, मुझे सही रकम याद नहीं, तकरीबन 300 मिलियन है। गैरेट, इतना ज़्यादा? गैरेट के चेहरे पर हैरत छा गई। मीरा ने शर्मिंदगी से कहा, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तब इलाज पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा, शॉपिंग में की और कुछ चैरिटी में भी हिस्सा लिया। गैरेट, तुम तो अमीर हो, तुम्हारे लिए तो थोड़ा सा पैसा ही होगा, है ना? 300 मिलियन वाकई थोड़ा पैसा था। गैरेट ने बेबसी से मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मेरे पास इतनी नकदी इस वक्त नहीं। मेरे ख़ानदान को डर है कि मेरे पैसे बेदरी खर्च करूँगा।
اس لیے میری رقم میری ماں کی ٹیم کے پاس سرمایہ کاری اور مالی مینجمنٹ کے لیے ہے. ابھی فوراً تو میں ماں سے نکال نہیں سکتا. میرا تو 200 ملین. گیرٹ: وہ بھی نہیں. میرا: تو پھر تمہارے پاس کتنے ہیں؟ گیرٹ: میرے پاس صرف 20 ملین نقدی میں ہے. پہلے 100 ملین تھے لیکن تمہارے ساتھ رہ کر کافی خرچ ہو گیا. میرا تقریباً پاگل ہو گئی. اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ گیرٹ صرف امیر زادے کا لبادہ اوڑے ہے مگر حقیقت میں تو وہ اس سے بھی زیادہ کنگال ہے. میرا: تو کیا تم قرض نہیں لے سکتے؟ گیرٹ: لے سکتا ہوں چند 100 ملین کے لیے، لیکن اس میں کچھ دن لگیں گے کیونکہ مجھے اپنی ماں سے لینا پڑے گا. آج کل لوگ اتنی بڑی رقم ہاتھ میں نہیں رکھتے، سب سرمایہ کاری یا کاروبار میں لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. میرا کا چہرہ سفید ہو گیا. وہ اب پر یقین بھی نہیں تھی کہ اس نے گیرٹ پر واقعی ہپنوٹائزم کیا تھا. اسے شک ہونے لگا کہ گیرٹ کہیں اس کے ساتھ کھیل تو نہیں کھیل رہا، لیکن اس کا ہپنوٹائزم شان پر تو کام کر چکا تھا تو یہاں کیوں نہ کام ہوتا. گیرٹ نے آہستہ کہا: اگر نہیں دیتا تو مت دو. جیسے ہی تم اسے دروازے سے نکلو گی میں بندوبست کروں گا کہ تمہارے اس مقدمہ دائر کیا جائے، تحفظ کا بندوبست بھی ہو جائے. تم ڈرتی کیوں ہو؟ میرا چونکی اور اندر سے تھوڑی متاثر بھی ہوئی. آخر وہ تو دینا ہی نہیں چاہتی تھی. بات ختم ہوئی یا نہیں؟ زارون کی بے صبری سے بھری آواز اچانک سنائی دی. میرا: کتنا مشکل ہے قرض واپس کرنا. نہ تم واقعی پیسے کی لالچی عورت ہو. میرا غصے سے بڑھ گئی اور اب مزید برداشت کرنے کو تیار نہ تھی. زارون تم پہلے ہی بہت کچھ کہہ چکے ہو. میں تمہیں وہ ساری رقم واپس نہیں دوں گی جو تم نے مجھے دی تھی. آخرکار میرا نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا اور زارون کو سب کچھ صاف دکھائی دینے لگا. وہ واقعی صرف پیسوں کے لیے تھی. زارون نے غصے سے سامنے رکھی کرسی کو ٹھوکر ماری اور بار بار اس سے سوال کیا: میرا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے تکلیف دی. میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا واقعی تم یہ پیسے واپس نہیں کرو گی؟ میرا نے اب کوئی دکھاوا نہیں کیا. اس نے سخت لہجے میں کہا: نہیں زارون، معاہدے میں صاف لکھا ہے کہ یہ طلاق کے بعد دی گئی کفالت کی رقم ہے. میں پہلی بار شادی کرنے والی تھی. اگر تم کسی دوسری شادی شدہ عورت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے تو یہ سستا ہی پڑے گا، اور ویسے بھی میں ماں بننے کی اہلیت کھو چکی ہوں تو تمہیں مجھے معاوضہ دینا بنتا ہے. میں تمہیں ماں بننے کی اہلیت سے محروم کیا. یہ تو کیا یہ سچ نہیں؟ کیا تم نے مجھے حاملہ نہیں کیا تھا؟ میرا نے فوراً زارون کی بات کاٹ دی. زارون ہنسا: مجھے نہیں معلوم تم نے کتنے مردوں کے ساتھ کھیل کھیلا ہے اور تم سمجھتی ہو کہ یہ سب 100 یا 200 ملین کے لائق ہیں. کتنی بے شرم ہو تم. زارون تم ایسی گھٹیا بات کیسے کر سکتے ہو؟ میرا بہت زیادہ دل شکستہ ہوئی. گھٹیا؟ زارون ایسے ہنسا جیسے کوئی مزاحیہ بات سنی ہو. اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور آواز بھاری ہو گئی تھی. کافی دیر بعد جب وہ ہنسی روک چکا تو اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور سر ہلایا. ہاں میں گھٹیا ہوں. آج تمہیں پتہ چلا کہ میں گھٹیا ہوں، لیکن اب جب تم نے کہا ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا. اس نظروں میں ٹھنڈک اور سختی آتی گئی. مجھے اور گیرٹ کو مار ڈالو، مار ڈالو. یہ کہتے ہی اس نے انگلی کے اشارے سے باڈی گارڈز کو بلایا اور لمبے چوڑے باڈی گارڈز فوراً اسے گھیرنے لگے. میرا گھبرا گئی. تمہارا مطلب کچھ اور تھا. تم نے کہا تھا اگر جواب دے دو تو چھوڑ دو گے، اور یہ غیر قانونی ہے کہ تم کسی کو مارنے کے لیے بلاؤ. اور گیرٹ ہیمل کارپوریشن کا دوسرا جوان مالک ہے. اگر آسٹریلیا میں گیرٹ کو کوئی نقصان پہنچا تو دونوں ملکوں کے درمیان مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. ہاں ہاں، گیرٹ نے فوراً گھبراہٹ ظاہر کی. تمہارے ملک نے ہی ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے. اگر یہاں کچھ ہو گیا تو میرا خاندان کبھی نہیں چھوڑے گا. پھر جب یہ بات دنیا بھر میں پھیل جائے گی تو کون آسٹریلیا میں سرمایہ کاری کرے گا؟ زارون تم پاگل ہو چکے ہو. تمہیں اپنے شاہ خاندان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ہاں. میرا نے گیرٹ کا بازو مضبوطی سے تھام لیا اور دردناک انداز میں التجا کی. زارون براہ کرم مجھے جانے دو. میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں فوراً آسٹریلیا چھوڑ دوں گی اور کبھی تم سے رابطہ نہیں کروں گی. تمہیں جانے دوں. زارون شدید ذہنی صدمے میں دوچار تھا اور پوری طرح بپڑ گیا. تم نے مجھے اتنا دھوکہ دیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا اور تم مزے سے یہاں سے جا رہی ہو. زارون مزید غصے میں آ گیا اور مکمل طور پر قابو کھو بیٹھا. اچانک وہ پاگل ہو گیا، دوڑا اور میرا کو زور سے لات ماری. میرا زمین پر گر گئی. گیرٹ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا لیکن باڈی گارڈز نے فوراً اسے روک لیا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے. گیرٹ مجھے بچاؤ. میرا خوفزدہ ہو کر گیرٹ کی طرف لپکی لیکن زارون نے اسے کوئی موقع نہ دیا. اس نے میرا کے بال پکڑے اور اسے زبردستی اوپر کے منظر کی طرف گھسیٹنے لگا. دروازے کے قریب سے گیرٹ کی آواز آئی: زارون اسے فوراً چھوڑ دو. میرا ہمت رکھو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں. میں فوراً کسی کو بلاتا ہوں.
जब उसकी आवाज़ मद्धम हुई तो गैरेट को विला से बाहर निकाल दिया गया। निकलते वक्त उसे ऊपरी मंजिल से मीरा की चीखने की आवाज़ें भी सुनाई दी। दफ़ा हो जा, एक बॉडीगार्ड ने गैरेट को दरवाजे से बाहर फेंकते हुए सख्ती से खबरदार किया। हमारे यंग मास्टर ने तुम्हारे खानदान का असली चेहरा देख लिया है। अगर तुम्हें मारा नहीं गया तो ये काफ़ी बर्दाश्त है। इसकी हद को मत छूना। अगर ये ऑस्ट्रेलिया है और मैं वाकई इसकी हिफाजत कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी को गायब करना हो तो यहाँ कोई मसला नहीं। गैरेट ज़मीन पर गिरा और फिर उठा, बड़बड़ाया, देख लेना। मगर वो इतना खुद एतमाद नहीं था। उस धमकी के बाद वो गुस्से से भाग निकला। जब तक बॉडीगार्ड्स नज़रों से उछल ना हुए, गैरेट के चेहरे का खौफ गायब हो चुका था। उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला और स्क्रीन को कॉल की। मिस सबरीन, मैं आपके ख़ानदान के लिए प्यार का ड्रामा कर रहा था। आपने वाकई मेहनत की है मिस्टर गैरेट। सबरीन ने मुस्कुराहट दबाई और तजस्सुस से पूछा, हाँ वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे आज सुबह की परफॉर्मेंस के बारे में पहले ही पता चल चुका है। हाँ, मैंने हत्ता कि अपनी खूबसूरती भी कुर्बान कर दी ताकि कास्टनर ख़ानदान के साथ अच्छा ताल्लुक़ बने। गैरेट ने अफसोस से कहा, बस ये ध्यान रखना कि उन वीडियोस में मेरा चेहरा ना दिखे। सबरीन ने छेड़ते हुए कहा, फिक्र न करो, लोगों को सिर्फ तुम्हारा जिस्म नज़र आएगा, चेहरे पर मोज़ाइक लगा जाएगी। इस बार तुमने वाकई मेरी बहुत मदद की। मैंने अंकल टाइटस को भी बता दिया है। अब कास्टनर फैमिली और हेमल कॉरपोरेशन के दरमियान तावन मज़ीद गहरा होगा। मिस सबरीन, अब तो आपकी बात सुनकर मुत्तमईन हो गया। वैसे क्या मैं जा सकता हूँ? गैरेट ने कहा। ज़रून को अब मीरा का असल चेहरा नज़र आ गया है और अभी मैंने उसे मीरा को घसीटते हुए ऊपर ले जाते देखा। जब मैं बाहर देखा तो ज़रून से शायद मार रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़रून अपनी पहली मोहब्बत को मारेगा। काश वो मंजर मैं अपनी आंखों से देख सकती, सबरीन ने कहा। गैरेट के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। पहली मोहब्बत भी अब सब्ज़ बालों वाली कछुआ बन चुकी है। कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीरा तो वाकई खून चूसने वाली है। शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और उसने $300 मिलियन उड़ा दिए। अभी ज़रून ने उसे मुआवजा देने को कहा तो उसने एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया और उल्टा मुझे कह रही थी कि मैं उसे वापस करूं, जब उसके पास अभी 100 मिलियन है। कि दुनिया के सारे मर्द बेवकूफ़ हैं और हमेशा सियासी ही है। सबरीन ने तस्वुर में मंजर देखा और खुशी से मुस्कुराई। यंग मास्टर गैरेट, अभी तुम नहीं जा सकते, तुम्हें 2 और सीन करने हैं। कौन सा सीन? पुलिस को फ़ोन करो। सबरीन ने नरमी से हंसते हुए कहा, तुम्हारी महबूबा मार खा रही है तो तुम्हें पुलिस बुलाकर उसे बचाना होगा। क्यों बचाऊं उसे? ज़रूर उसे मार ही दे, वो तो गुस्से से पागल हो चुका है। हो सकता है कत्ल कर दे। शाह खानदान ज़रून को मीरा को मारने नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आधी जान निकालेगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा जब तक मीरा को दोबारा ज़िंदा ना करूं, ताकि वो ज़रून की मुखालफत करे, तभी उसे मुकम्मल नफ़रत होगी। सबरीन ने नफ़रत से कहा, मिस सबरीन, मैं आइंदा आपसे पंगा लेने की जुर्रत नहीं कर सकता। गैरेट ने अफसोस से कहा। कॉल ख़त्म करने के बाद उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस बहुत जल्द पहुंच गई, लेकिन तब तक मीरा बेहोश हो चुकी थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, जिस्म और कमर पर जख्मों के निशान थे। ज़रून मीरा के पास खड़ा था। चेहरे पर सफाक तासुर था और आंखों में पागलपन की हद तक नफरत थी।